अरुणवीर सिंह जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में। और स्वागत इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इस क्षेत्र में दिख रही हैं वो ग्रेटर नोएडा और उसके आगे जेवा एयरपोर्ट के आसपास दिख रही हैं। और आप पिछले लंबे समय से उस पूरे इलाके के तारणहार बने हुए हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जेवा एयरपोर्ट एक तरह से सच में ऑर्नामेंट हो गया है क्या दिल्ली एनसीआर का? पहले तो विकास जी, मैं आपके प्रति आभार और एनडीटीवी कॉन्क्लेव में मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे सामने जो बैठे हुए सभी दर्शक हैं, जिनका मैं नाम जानता हूं या नहीं जानता हूं, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आपके सारे दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आपने बात जेवर एयरपोर्ट से शुरू की है, तो जेवर एयरपोर्ट इस देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। और हम जब जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं तो ये 6 रनवे का एयरपोर्ट है। अभी आज अगर हम दिल्ली में बैठे हैं और हम कहते हैं कि हमारे पास 4 रनवे का एयरपोर्ट है, तो वो 2 रनवे का एयरपोर्ट है और 2 क्रॉस रनवे हैं। वहाँ पैरेलल 6 रनवे का एयरपोर्ट है। और जो टोटल कैपेसिटी होगी जब ये पूरा एयरपोर्ट तैयार होगा, अभी तो हम पहली उड़ान के लिए तैयार हैं। ऑलरेडी वहाँ एक रनवे बन गया है, एटीसी बिल्डिंग तैयार है, हमारी टर्मिनल बिल्डिंग तैयार है, हमारी फ़्लाइट शेड्यूलिंग हो चुकी है, हमारा कैलिब्रेशन फ़्लाइट का डीजीसी अप्रूवल हो चुका है और वहाँ पर फ़्लाइट ट्रायल्स चल रहे हैं। इंडिगो के राकासा के 15 दिसंबर तक चलेंगे। उसके बाद वो डीजीसीए के साइट पे अपलोड होंगे। उसके बाद एक एरोड्रोम लाइसेंसिंग होती है, दैट विल बी अवार्डेड टू अस। और फाइनली हमारे पास लास्ट डेट 17 अप्रैल है, उसके पहले ही हम लोग वहाँ फ़्लाइट शुरू करेंगे। डे 1 को वी विल हैव 30 फ़्लाइट्स, 25 डोमेस्टिक, 3 इंटरनेशनल एंड 2 कार्गो। तो पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, लोगों के मन में पहले हमेशा ये सवाल था कि ये कार्गो एयरपोर्ट है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और कार्गो एयरपोर्ट है। और जब ये बन के तैयार होगा तो 2 से 25 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी का एयरपोर्ट होगा, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और वी विल बिगिन विथ 5 मिलियन पैसेंजर ऑन डे 1, इवन विदाउट ए सिंगल स्पिल ओवर फ्रॉम आईजीआई। तो अब आप उसके लिए शब्द जो भी इस्तेमाल करें, पर्यायवाची जो भी इस्तेमाल करें, तारणहार है, बट डेफिनेटली जेवर इज़ गोइंग टू बी ए गेम चेंजिंग थिंग। जी, तो आप 17 अप्रैल डेट बता रहे हैं 2025, जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, तो क्या ये डेट फिक्स हो चुकी है? देखिए, आईटा हमको एक फाइनल डेट देती है, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का एलोकेशन आईटा से होता है। 17 अप्रैल हमारे पास लास्ट डेट है। अगर वो डेडलाइन हम मिस कर जाएंगे तो हमको फिर अगले 6 महीना और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो 17 अप्रैल से पहले फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी। और आपको ये जान के और खुशी होगी कि कोविड काल में शुरू हुआ एयरपोर्ट, जिसके लिए हमने 3 साल का समय दिया था, 1095 दिन, केवल 3 साल 3 महीने में बन के तैयार हो गया है, जो कि अपने आप में पूरे देश के लिए एक अनूठा रिकॉर्ड है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 3 साल में पूरा हो गया। सामान्य रूप से 12 से 14 साल, 16 साल एयरपोर्ट बनने में लगते हैं, बट वी आर रेडी टू फ्लाई। जी, अभी हमने देखा पिछले सीज़न जब बारिश हुई, तो बारिश के बाद ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, नोएडा, इनकी तुलना होने लगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गुड़गांव के मुकाबले ग्रेटर नोएडा में या उस तरफ जेवा एयरपोर्ट की तरफ ज़्यादा बेहतरीन है और लोग बड़ी तादाद में इधर शिफ्ट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि गुड़गांव कहीं ग्रेटर नोएडा से जेवा एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे आसपास के इलाके में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे पिछड़ सकता है? नहीं, कोई भी जगह अपने समय काल के हिसाब से डेवलप होती है। तो गुड़गांव का अपना महत्व था, गुड़गांव ने अपने समय में डेवलपमेंट किया, ग्रोथ किया। आज जेवर का समय है, आज फ्यूचर इज़ देयर, और हमारा स्लोगन भी है फ्यूचर इज़ हेयर। तो फ्यूचर तो वहाँ है ही। और जेवर एयरपोर्ट में जिस तरह की मल्टी मोडल कनेक्टिविटी आ रही है, वो अपने आप में अनूठी है, पूरे देश में कहीं नहीं है। अगर आप कहें तो संक्षिप्त में 1 मिनट में आपको बता सकता हूँ। देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आया है, उसके साथ साथ हमने उसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से 31 किलोमीटर एक 100 मीटर वाइड एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया है, जिसमें 23 किलोमीटर हरियाणा का है और 8 किलोमीटर यूपी का है। और आप 20 मिनट में बल्लभगढ़ से जेवर पहुंच सकते हैं। और जब ये पूरा बन गया है, केवल इसको कनेक्ट होने के लिए केवल 700 मीटर जगह बची हुई है। ये 4 इंटरचेंज भी एक्सप्रेसवे पे बन गए हैं, तो आप जयपुर 2 घंटा 40 मिनट में जेवर से पहुँच सकते हैं। पहली कनेक्टिविटी तो ये। दूसरी कनेक्टिविटी, भारतीय रेल पहली बार देश के किसी भी एयरपोर्ट में अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना रही है। और जेवर एयरपोर्ट को चोला से, जो कि 16 किलोमीटर जेवर से दूर है, जोड़ा जा रहा है अंडरग्राउंड रेलवे लाइन से, और एक तरफ रूधी से जोड़ा जा रहा है। चोला अमृतसर कलकत्ता लाइन का स्टेशन है और रूधी दिल्ली मुंबई
लाइन का स्टेशन है। ये दोनों स्टेशन जोड़े जा रहे हैं, तो हमारा जो कैचमेंट एरिया जो है, जिसको हिंटरलैंड कहते हैं एयरपोर्ट की भाषा में, वो हिंटरलैंड केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश या पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ राजस्थान या उत्तर प्रदेश नहीं है, बल्कि इसका हिंटरलैंड बिल्कुल पैन इंडिया है। पूरे देश के ट्रैफिक के लोग यहाँ आ सकेंगे। इसके अलावा यहाँ रैपिड रेल की डीपीआर स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है, और जो रैपिड रेल आ रही है, जो अभी आपने देखा मेरठ से सराय काले खां तक के लिए बन रही थी, जो गाजियाबाद तक बनी है, वो रैपिड रेल एनसीआरटीसी कंपनी बना रही है। इसी रैपिड रेल में हमने स्पेशली जेवर के लिए प्लान कराया है कि एक ही रेलवे लाइन पर मेट्रो भी चलेगी, उसी लाइन पर जो है वो एलआरटी भी चलेगी, और उसी लाइन पर रैपिड रेल भी चलेगी। तो एनसीआरटीसी का जो ये डीपीआर अप्रूव हुआ है जो उत्तर प्रदेश सरकार से, और जिसकी शुरुआत जो है अगले साल नवंबर से शुरुआत होगी, उसमें उसी लाइन पर रैपिड रेल भी आएगी, उसी पर मेट्रो भी आएगी, उसी पर एलआरटी भी आएगी। और उसी पर हमने साथ साथ ही जेवर एयरपोर्ट को फिल्म सिटी हमारे यहाँ एक आ रही है, उससे जोड़ दिया है। वहाँ पार्ट टैक्सी के लिए कनेक्टिविटी दी गई है। इसके अलावा पैरेलल बहुत सारी रोड, आईजीआई को जोड़ने के लिए लाइन, जब अभी हमने चोला कहा तो चोला डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है, जो कि बैर रेलवे स्टेशन को जोड़ता है, और वहाँ से आनंद विहार को होते हुए आप वंदे भारत जैसी ट्रेन या ऐसी बहुत फास्ट ट्रेन भी चला सकते हैं। जो रैपिड रेल है वो भी 140 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, और केवल 4 स्टॉपेज होंगे आईजीआई तक के लिए। जब वो मेट्रो के रूप में चलेगी तो हर सेक्टर में 1.5 किलोमीटर पे रुकेगी। जब वो एलआरटी में चलेगी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जाएगी, और जो बायर्स आएंगे वो एयरपोर्ट पर उतरेंगे, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे, अपने प्रोडक्ट देखेंगे, अपने सोशल कंप्लाइंसेस देखेंगे, वहाँ ऑर्डर करेंगे और वापस एयरपोर्ट पर आके अपने देश चले जाएंगे। साथ ही साथ एक पूरा टूरिस्ट कॉरिडोर भी बन रहा है। जब जेवर से मथुरा मुश्किल से 35-36 किलोमीटर वृंदावन का स्टेज पड़ेगा, उसके आगे आगरा पड़ेगा, तो आगरा से लेकर जेवर तक और उसके साथ एक फिल्म सिटी, ये पूरा का पूरा एक टूरिस्टिक कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल हब, और साथ ही साथ रियल इस्टेट के लिए बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। और बहुत ही लोग उत्सुक हैं वहाँ रहने के लिए और बसने के लिए। जी, आपने कहा कि फिल्म सिटी बसने वाली है, कब तक काम फिल्म सिटी का शुरू होगा? क्योंकि उसके साथ ही बसावट आसपास सेक्टर्स में वहाँ बसने शुरू होगी। हमने देखा वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जितनी तेज़ी से बसावट होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। क्यों? देखिए, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एयरपोर्ट की उड़ान शुरू हो, और उसके साथ ही साथ लोग बसना चाहते हैं। चूँकि ग्रेटर नोएडा में भी काफ़ी बसावट नहीं हो पाई थी, और वहाँ 40 से 50% ही अभी पॉपुलेशन थी, तो लोग पहले ग्रेटर नोएडा आए थे। लेकिन जिस तरह की कनेक्टिविटी हम जोड़ रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, और डीएनडी से लेकर के जेवर एक्सप्रेसवे तक कोई रेड लाइट एरिया नहीं है। अगर आप डीएनडी से ड्राइव करें तो जेवर एयरपोर्ट आप सीधे बिना किसी चौराहे के, बिना किसी रेड लाइट के पहुंच जाएंगे। तो कनेक्टिविटी अपने आप में बहुत ही अनूठी है, और अब लोगों ने बहुत तेज़ी से मकान बनाने शुरू किए हैं। पिछले 1.5-2 महीने में लगभग 2,500 लोगों ने मकान बनाए हैं। चूँकि एरिया बहुत बड़ा है और 52 सेक्टर्स हैं उसमें, तो अभी वो बसावट उतनी दिख नहीं रही है जितनी तेज़ी से बन रही है। साथ ही साथ इंडस्ट्री भी बहुत बन रही है। करीब 20-22 इंडस्ट्री वहाँ फंक्शनल हो गई, जिसमें फॉर्च्यून 500 की कंपनियाँ भी हैं, इंडस्ट्री हैं। और साथ ही साथ रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग के लिए भी बहुत डिमांड है। अभी हमने रेजिडेंशियल प्लाट की स्कीम निकाली, केवल 300 समथिंग 350 समथिंग थी, और वी रिसीव्ड अराउंड 2,22,000 एप्लीकेशंस। और हमने उसका ड्रा जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ बताना भी जरूरी है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं, तो हमने उसको नेशनल टीवी पर, डीडी न्यूज़ पर लाइव चलवाया, हिंदुस्तान टाइम्स में लाइव चलवाया, उनके फीड चलवाया, टाइम्स ऑफ इंडिया में लाइव चलवाया, और हाई कोर्ट के 3 जजेस ने ड्रा किया, जस्ट टू टेल पीपुल कि कितने ट्रांसपेरेंट है और यूपी किस तरह बदल चुका है। वो यूपी नहीं है जो पहले था, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अब यूपी कुछ लगभग दूसरा है, बिल्कुल अलग चीज़ है जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं की। और आप ये भी जान के प्रसन्न होंगे कि 24 घंटे में हमने सारे लोगों का, जिन्होंने एप्लीकेंट ने जो पैसा लगाया था, उनको 24 घंटे में रिफंड हो गया, जो कि कभी नहीं हुआ पूरे देश के इतिहास में। 24 आवर्स में सबका पैसा वापस चला गया। तो ये इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं वो आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाते हैं। अभी हमने ग्रुप हाउसिंग प्लाट अलाट किए हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, मैं यहाँ उनका नाम मेंशन करना ठीक नहीं मेरे लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ग्रुप हाउसिंग के प्लाट्स और बहुत सारे रेजिडेंशियल स्कीमें आने जा रही हैं रियल इस्टेट के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिकन सिटी, एक कोरियन सिटी और एक जापानीज़ सिटी वहाँ प्लान की गई है। तीनों देशों के प्रस्ताव हमको मिल चुके हैं, तीनों का LOI हमने इशू कर दिया है, और बहुत जल्दी वी विल हैव
एंड यूएस सिटी, अमेरिकन सिटी, कोरियन सिटी एंड जापानीज सिटी इन द एरिया, जो रियल इस्टेट को एक और नया आयाम देंगे। तो इसको थोड़ा विस्तार से बताइए, कैसे शहर बसाए जाएंगे? क्या अमेरिकन सिटी में केवल अमेरिकन से अलाउ होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कंसेप्ट है कि उनका होल इकोसिस्टम वहाँ होगा। उनके अपने स्कूल भी हो सकते हैं, उनके अपने हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, उनका अपने रेस्टोरेंट हो सकते हैं, और साथ ही साथ उनकी इंडस्ट्री भी उसी में रहेगी, तो उनके लिए इस तरह की फैसिलिटी होंगी। साथ ही मकान बना सकते हैं। अभी यमुना अथॉरिटी ने अपना जो फ्यूचर का जो प्लान अभी अप्रूव कराया है 10 दिन पहले, उसमें सारा लैंड यूज मल्टीपल लैंड यूज़ कर दिया है कि कोर एक्टिविटी 70% होगी, ग्रुप हाउसिंग 12% होगी, कमर्शियल 8% होगी और 5% इंस्टीट्यूशनल होगा। अगर आप इंडस्ट्री के लिए जाते हैं, अगर आप ग्रुप हाउसिंग के लिए जाते हैं तो 70% विल बी ग्रुप हाउसिंग, 8% विल बी इंडस्ट्री, 5% विल बी इंस्टीट्यूशनल। तो आप हर आदमी हर चीज़ हर जगह बना सकता है। ये पहली बार अभिनव प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन के लिए जाते हैं तो इंस्टीट्यूशन में 70% कोर एरिया हो जाएगा और अकॉर्डिंगली ग्रुप हाउसिंग और एरियाज़ आ जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल एरिया आ जाएंगे। तो ये मल्टीपल लैंड यूज़ और मिक्स लैंड यूज़ पहले सब था, वो मल्टीपल लैंड यूज़ हो गया। और मल्टीपल लैंड यूज़ में हॉस्पिटलिटी को जोड़ा गया है। पहले मल्टीपल लैंड यूज़ केवल इंडस्ट्री था। फर्स्ट टाइम वी हैव एडेड मल्टीपल यूज़ हॉस्पिटलिटी सेक्टर के लिए। तो ग्रुप हाउसिंग के लिए आप कॉन्क्लेव कर रहे हैं, तो मैं आपके लोगों को बताना चाहता हूँ कि हॉस्पिटलिटी के लिए भी हमने मल्टीपल यूज़ लाए हैं, और एयरपोर्ट के आसपास बहुत सारे हमने सेक्टर्स अभी अप्रूव कराए हैं और वहाँ स्कीम लाने जा रहे हैं। और जहाँ तक आप वो तीनों सिटीज़ के बारे में कह रहे थे, तो उसके पीछे कंसेप्ट था कि जापान की इंडस्ट्री आना चाहती है, तो अपने लिए एक रेजिडेंशियल शहर चाहती है, जहाँ वो अपने हॉस्पिटल, अपने स्कूल बना सके, अपने लोगों के लिए खाने का रेस्टोरेंट बना सके, अपने होटल बना सके, रुकने की व्यवस्था कर सके। तो उस कंसेप्ट पे दिया गया था। लेकिन अमेरिकन जो सिटी आ रही है वो पूरी तरह से आ रही है और यहीं के लोगों को अलाट करेगी, जो स्टैंडर्ड्स है उसको और ऊपर ले जाएगी। जी, एक सुपर नोएडा के बसाने की भी बातचीत चल रही है एक्सप्रेसवे की, यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास, वो क्या है? सुपर नोएडा नहीं, न्यू नोएडा करके एक है जो नोएडा अथॉरिटी को दिया गया है। वो खुर्जा से आगे का एरिया है, वो न्यू नोएडा एक बस रहा है। अभी यमुना अथॉरिटी में तो बुलंदशहर के सारे गांव जोड़ दिए गए हैं और हम चोला रेलवे लाइन तक पहुंच गए हैं। अब चोला रेलवे लाइन से आगे भी जो बुलंदशहर विकास प्राधिकरण का हिस्सा है वो भी यमुना में ऐड होने जा रहा है। ऑलरेडी यमुना अथॉरिटी शायद देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो 165 किलोमीटर एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 30 से 35 किलोमीटर है। हमारे में 6 ज़िले हैं, जिसमें गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हाथरस है, मथुरा है, अलीगढ़ है और आगरा है। और एक हेरिटेज सिटी हम डेवलप करने जा रहे हैं। अभी 5 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दिया है, जो कि वृंदावन को एक्सप्रेसवे से केवल 6 मिनट में आप बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाएंगे। एक नया एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं 8 लेन का, साथ ही साथ वहां पर एक केबल ब्रिज बना रहे हैं और पैरेलल एक सस्पेंशन ब्रिज बना रहे हैं। वहाँ ट्रैफिक को रोकने के लिए वहाँ से हम गोल्फ कार्ट चलाएंगे, वो ट्रैफिक के लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है। तो ब्रिज विकास परिषद, मार्थ, NHI, PWD, मथुरा विकास प्राधिकरण, वृंदावन विकास प्राधिकरण, सभी ने मिल के प्लान बनाया है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का इस हिस्सा जो है हेरिटेज सिटी का, वो हमको दिया गया है, एडा को दिया गया है। और ये 7,000 करोड़ का ये परियोजना अगले 15 दिन में शुरू हो रियल जाएगी। एस्टेट कारोबारियों के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी आप खोल रहे हैं। बिल्कुल खोल रहे हैं। और साथ ही साथ अभी हमने आपके इंट्रैक्शन में माननीय मंत्री जी के सुना कि गरीब लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए क्या होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमने हर ब्लॉक में जितना नए हम अब रेजिडेंशियल स्कीम्स ला रहे हैं और सेक्टर्स ला रहे हैं, उसमें इनफॉर्मल सेक्टर को हमने जगह दी है। और जो छोटे छोटे प्लाट हैं 30 मीटर के, उनको हमने 2 FAR और 2.5 FAR दिया है और उनकी कीमत बहुत ही मिनिमम रखी है। 5 से 7 लाख में लोग आराम से 10 साल की किस्तों में लेके खुद मकान बना सकते हैं। हम फ्लैट नहीं बनाएंगे, घर नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है कि हमारा काम नहीं है। हमारा काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, फैसिलिटीज़ लाना और लोगों को सुविधाएं देना, वहाँ पानी की व्यवस्था करना, वहाँ के लिए और फैसिलिटीज़ को लाना। तो इसलिए हम प्लाट देंगे और हर सेक्टर में इनफॉर्मल सेक्टर लाएंगे, जिससे जो छोटे लोग हैं, जो वर्कर्स आएंगे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स आएंगे, वो कहाँ रहेंगे। और आपको ये भी जान के प्रसन्नता होगी कि अभी हमने जितनी इंडस्ट्रियल स्कीम ला रहे हैं, सब में इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए हमने जगह दी है बनाने के लिए, कि वो जो इंडस्ट्री के लोग आएँ वहीं पर रहें, उनके वर्कर्स वहीं रहें। जी, एक समस्या नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाकों में है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है बायर्स की प्रॉपर्टी की। ऐसी समस्या क्या यमुना इंडस्ट्रियल एक्सप्रेसवे के आसपास भी है, और है तो इसका तोड़ क्या है, क्या तोड़ है इसका? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ केवल 11 ग्रुप हाउसिंग अलाटमेंट हुए थे, जिसमें से 4 NCLT में चले गए, तो 7 लोग
ही थे। और उन सभी लोगों को अमिताभ कांत, एक कमेटी की रिकमेंडेशन आई थी, आपने सुना होगा, जिसमें कि उनके पैनल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट माफ़ कर दिए गए थे। तो सभी लोगों ने अडाप्ट कर लिया और हमारे यहाँ लगभग 90% लोगों को पोजीशन मिल चुका है। केवल 10% ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से रुके हुए हैं। लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में समस्या इसलिए है कि काफ़ी लिक्विडेशन में केसेस चले गए हैं और एनसीएलटी का एक प्रोसेस है, पहले एनसीएलटी में जाता है, फिर एनसीएलएटी में जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो उस प्रोसेस की वजह से हो रहा है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अमिताभ कांत के रिकमेंडेशन के बाद लगभग 1 से 11 प्रोजेक्ट क्लियर करा दिए हैं, जो पहले जिनकी संख्या लगभग 282 थी। तो काफ़ी काम हुआ है इधर पिछले 4 महीनों में, 5 महीनों में। और नोएडा ग्रेटर नोएडा के भी तमाम जो बायर्स थे उनको मौका मिला है। अभी जेपी के बायर्स के लिए एक हम लोगों ने सुरक्षा कंपनी जिसने टेक ओवर किया है, जिल कंपनी जो होती थी, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। और एनसीएलटी ने जो फाइनल अवार्ड किया था उसको यमुना अथॉरिटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। जितना हेयर कट है वो हम सारा देंगे, लेकिन 20,000 बायर्स जो रुके हुए हैं उनको मकान मिल जाएं और 30,000 जो किसान जिनके मुआवजे रुके हैं उनको मिल जाए। ये ऑलरेडी हमने बोर्ड से अप्रूव करके कैबिनेट में भेज दिया है। अगले 10 से 15 दिनों में ये जेपी के बायर्स के जो रुके हुए मसले थे जाल के, वो भी क्लियर हो रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव है। हम लोग हेयर कट लेने में हिचक नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। सरकारी लोग डरते बहुत हैं डिसीजन लेने में भी और दस्तखत करने में भी। तो वो बाधाएं अब नहीं हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं कि हमको जो मैंडेट दिया गया है वो लोगों की भलाई के लिए है, पीपल ओरिएंटेड है और उसी की तरह काम करना है। और मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे यही कहते रहते हैं कि निर्भीक होकर, ट्रांसपेरेंट होकर के ईमानदारी से काम करिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जी, आपके कुछ सेक्टर हैं, आपने बताया कि 6 ज़िले आते हैं आपके अथॉरिटी के दायरे में। तो कुछ निवेशक जब आते हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जिनके कुछ रेवेन्यू ऑफिस जो है वो बुलंदशहर में है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो उनको लगता है कि ये क्या ग्रेटर नोएडा का ही हिस्सा है या यमुना अथॉरिटी का ही हिस्सा है, क्योंकि उनको रजिस्ट्री कराने के लिए दूसरे ज़िलों में जाना होता है। क्या रेवेन्यू ऑफिस भविष्य में आसपास शिफ्ट करने का कोई प्लान है? देखिए, अभी जो फेज 1 है वो गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर का है। हम बुलंदशहर में भी रीजनल ऑफिस बना रहे हैं, वहाँ सारे लोग बैठेंगे। इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री के सारे लोगों को हमने शिफ्ट कर दिया है सेक्टर 28 में। और हर जगह जोनल हेडक्वार्टर रहेंगे और एक मेन हेडक्वार्टर रहेगा जो कि सेक्टर 18 और 19 के बीच में रहेगा एडा का। एक एयरपोर्ट पे रहेगा, एक 22D में रहेगा, एक 22C में रहेगा, एक सेक्टर 18 में रहेगा, एक बुलंदशहर में, एक अलीगढ़ में, एक हाथरस में, एक मथुरा में, एक आगरा में। ऑलरेडी इन पे काम शुरू हो गया, काम हो रहा है। भविष्य में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, रजिस्ट्री होंगी, म्यूनिसिपल फंक्शंस होंगे, वो सभी उसी जोनल हेडक्वार्टर से होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुणवीर सिंह जी समय निकालने के लिए। और जिस तरह से विस्तार से आपने बताया कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास जिस तरह से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और भविष्य जो आने वाला है, वो वाकई में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के लिहाज से जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं उनका वो सुनहरा एक सपनीली दुनिया है जो उसके आसपास लोगों को ले जाएगा। बहुत नहीं, ये बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है और इस बदलते हुए उत्तर प्रदेश में सब कुछ आपको बदला हुआ मिलेगा। आप आइए, आपका स्वागत है। यमुना एक्सप्रेसवे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पूरे उत्तर प्रदेश में चीज़ें पूरी बदल चुकी हैं। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।